ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना आगे का कार्यक्रम। चलो, क्या नाम था चैप्टर का? चैप्टर सेकंड, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया आप लोग समझ चुके हैं कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है ना। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन क्यों और असहयोग आंदोलन में क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, तो सबसे पहले है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कोई बाग नहीं था, ये जो आप लोग देख रहे हो उधर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कोई बाग नहीं था। पहली बात तो ये पार्क टाइप था कुछ। ठीक है, 13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल 1919 पंजाबियों का एक त्योहार होता है जिसका नाम है बैसाखी। बैसाखी त्योहार पर जलियांवाला बाग में मेला लगाया गया था। ठीक है, मेला लगा था जिसके लिए जो आम नागरिक थे, जो मासूम लोग थे, वो मेला देखने आए थे। इसी दौरान 1919 के वक्त ही एक एक्ट लागू हो गया था। कौन सा एक्ट? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट। इसमें क्या था कि कोई भी बेवजह भीड़ इकट्ठी करता है, हड़ताल करता है, तो उसको 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाएगा। 2 साल तक वो जेल में सजा काटेगा। 2 साल के बाद उस पर कार्यवाही शुरू की जाएगी। ठीक है, याद है ना आप लोगों को? तो रोलेट एक्ट लागू था, इसकी जानकारी इन लोगों को नहीं थी। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट के खिलाफ एक मीटिंग भी बिठाई गई थी जलियांवाला बाग में ही। किसके द्वारा? सत्याग्रहियों के द्वारा। जो सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने वाले जो क्रांतिकारी थे, उन लोगों के द्वारा मीटिंग बिठाई गई थी। अब सत्याग्रह क्या? जो चंपारण में सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह या फिर अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, याद है या भूल गए? तो सत्याग्रहियों की मीटिंग चल रही थी कि जलियांवाला बाग में कि कैसे हम रोलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उसका विरोध करेंगे। उसी दौरान एक और लॉ लागू हो गया था, मार्शल लॉ, क्योंकि जो जनता थी वो इस एक्ट के खिलाफ ही, इस एक्ट के विरोध में हड़ताल कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। इसीलिए जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां से एक लॉ और आ गया जिसका नाम था मार्शल लॉ। इस लॉ के दौरान कहा गया कि जो भी हो, कोई भी हो सामने, चाहे वो भीड़ इकट्ठी करे, चाहे आंदोलन करे, चाहे हड़तालें करे, उसको शूट एंड साइट का ऑर्डर पास हो गया था। ठीक है, ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर भीड़ इकट्ठा करेगा, चाहे वजह से हो चाहे बेवजह हो, आंदोलन के लिए हो चाहे वो अपने मजे के लिए हो, जैसे मेले में, तो उसको बिना सोचे समझे गोली से मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लॉ लागू हो चुका था। इसके बारे में इन लोगों को कोई खबर नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जब जनरल डायर को पता चला, किसे पता चला? जनरल डायर को पता चला कि यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, तो इसने बिना कुछ सोचे समझे अपने सैनिकों के द्वारा, जो एग्जिट गेट होता है, ये पार्क है, ये जलियांवाला बाग है, यहाँ पे ये एग्जिट गेट है, यहाँ पर रोक लगाई, मतलब यहाँ पर सैनिक इकट्ठे करें और यहीं से गोलियां चलानी शुरू कर दी। और कोई रास्ता नहीं था बाहर निकलने का, जिससे कि लोगों की जाने गई। लगभग 3000 लोग मारे गए थे इसमें। ठीक है, बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, सब। उसके बाद एक कुआं भी था जहाँ पर लोगों ने कूद कर सोचा कि अपनी जान बचा लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। आज भी यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल है। क्यों है? क्योंकि खून बहुत ज्यादा बहा था। 3000 लोगों का खून एक साथ बहना कोई भी आम बात नहीं हो सकती। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड याद आया?
खबर जो पूरे देश में फैली, पूरे नॉर्थ इंडिया में फैली, तो हड़तालें जो है वो और तेजी से बढ़ने लगी। जो सोचने समझने वाले लोग थे वो और ज्यादा अंग्रेजी सरकार के विरोध में आने लगे। उन लोगों ने सरकारी दफ्तरों पर हमला किया, ठीक है, और जो सरकारी कर्मचारी थे उन पर हमला किया ताकि इसका बदला लिया जा सके, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो जनरल डायर था इसने ऐसा करने वालों को, जो हड़तालें कर रहा था या फिर कोई सरकारी दफ्तरों पर हमला कर रहा था, उन लोगों को जबरन पकड़ा, उन पर पहले कोड़े बरसाए। क्या किया? कोड़े बरसाए। उसके बाद उन्हें नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया। उनको ये मजबूर किया गया कि वो धरती पर अपनी नाक रगड़ेंगे माफी मांगने के तौर पर। उसके बाद गांव पर बम बरसाए गए। कहां पर? गांव पर बम बरसाए गए, बॉम्बिंग की गई, ठीक है। ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। समझ आ गया इतना? उसके बाद बम्बई में आओ। 1919 में बम्बई समुद्र के किनारे एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था खिलाफत समिति। खिलाफत समिति, इसको बनाने वाले दो भाई थे, उनका नाम क्या था? पहला मोहम्मद अली और दूसरा था शौकत अली, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे, इनकी खिलाफत समिति बनी थी। इस समिति के गठन के लिए महात्मा गांधी ने पूरी मंजूरी दी थी। मतलब महात्मा गांधी चाहते थे कि इस समिति का गठन हो, क्योंकि अगर हम इसके साथ होंगे तभी ये लोग फिर आगे चलकर हमारे साथ होंगे। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें एक होना पड़ेगा। किससे एक होना पड़ेगा? हिंदू को और मुस्लिम को एक होना पड़ेगा, तभी हम आजादी पा सकते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया? उसके बाद खिलाफत समिति का गठन हुआ। खिलाफत समिति का गठन होने के बाद सितंबर 1920 में, ये 1919 में हुआ ये काम, ठीक है। तो 1920 में सितंबर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। आप लोगों को पता है कि 1884 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1884 में। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1884 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। इसके बाद हर साल, मतलब 1884 के बाद 1885, 1886, ऐसे करते करते हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे और उनकी कोई जगह फिक्स नहीं हुआ करती थी कि एक जगह फिक्स है यहीं पर होंगे। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में हो सकते हैं, ठीक है, उनके अधिवेशन। तो 1920 का अधिवेशन हुआ था सितंबर में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जो कि कहाँ की राजधानी है इस वक्त? वेस्ट बंगाल की राजधानी है। तो सितंबर में अधिवेशन हुआ कोलकाता में। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। ये राजधानी है वेस्ट बंगाल की, ठीक है। तो कोलकाता में अधिवेशन हुआ। महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो जो मुस्लिम लोग थे वो तो इनके साथ थे। क्यों थे? क्योंकि खिलाफत समिति का जब गठन हुआ था तो महात्मा गांधी ने उनका पूर्ण सहयोग किया था, इसीलिए वो भी असहयोग आंदोलन के साथ थे, ठीक है। उसके बाद कांग्रेसी नेता, जो कांग्रेस के नेता थे, वो इसके विरोध में तो नहीं कहेंगे, पर थोड़ा कंफ्यूज थे कि ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो महात्मा गांधी ने इसको सिद्ध करने के लिए एक तर्क और दिया। महात्मा
गांधी ने कहा कि अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें अंग्रेजी चीजों का विरोध करना होगा, अंग्रेजी चीजों को सहयोग नहीं देना, तभी हम आजादी पा सकते हैं। जैसे कि अंग्रेजों द्वारा भारत में भेजे गए खादी वस्त्र, अंग्रेज कच्चा माल भारत से एक्सपोर्ट करके इंग्लैंड में खादी वस्त्र बनाते थे और वापस भारत में भेजते थे। तो ये खादी वस्त्र भारत में आकर बहुत ज्यादा महंगे होते थे। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम खादी वस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे, हम हमारे देश के कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या अंग्रेज ये भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो उनका तो लॉस है ना हम खरीदेंगे, तो ये भेजेंगे भी नहीं। ऐसा ही लॉजिक महात्मा गांधी ने दिया कांग्रेसी नेता को कि अगर हम उनकी चीजों का विरोध करेंगे, उनके द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध करेंगे, तो हम जरूर आजादी पा सकते हैं। क्या पा सकते हैं? आजादी पा सकते हैं। ठीक है, तो ये तर्क सही साबित होता है या नहीं कि अगर हम किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया जाए तो हम चीज आजादी पा सकते हैं, है ना? तो ये तर्क महात्मा गांधी का बिल्कुल ठीक था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है, सितंबर की बात है। अब विचार विमर्श चल रहा है, कंफ्यूजन है बहुत सारी कि असहयोग आंदोलन कब आएगा या नहीं आएगा। तो नवंबर में अधिवेशन हुआ, कब हुआ? नवंबर 1920 में अधिवेशन हुआ। वो कोलकाता में हुआ था कि नागपुर में हुआ? अब देख लो, एक साल में 2 अधिवेशन हो रहे हैं, है ना? वो 1920 में सितंबर में हुआ है, ये 1920 में नवंबर में हुआ है। तो नागपुर में अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिल गई। असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिल गई। ठीक है, मंजूरी दे दी गई। अब देश में आएगा असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन में समझते हैं कि क्या करना है। क्या होता है असहयोग आंदोलन में? सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग थे, पहले तो वो अपने काम पर जाना उन्होंने अपने काम पर जाना बंद कर दिया। जैसे कि टीचर जो थे वो स्कूल नहीं जाने लगे, पढ़ाने से मना कर दिया गया। जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाने लगे और पढ़ने से इनकार किया। जो वकील थे, जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया। ऐसे ही बहुत सारी चीजों का विरोध हुआ, उनका बहिष्कृत किया गया। ठीक है, अब जो ये असहयोग आंदोलन था इसको हर जगह एक अलग रूप में देखा गया। लोगों ने अपनी अपनी एक राय बना ली कि शायद महात्मा गांधी ये कहना चाहते हैं या महात्मा गांधी ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो पहली बात, असहयोग आंदोलन ही क्यों? आपको समझ आ गया क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। इसका जो तर्क था, जो रीजन था इसको चलाने का, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली था, इसीलिए इसको चुना गया। अब है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, मतलब कई जगहों पर आंदोलन को किसी और रूप में देखा गया और कई जगहों पर किसी और रूप में। सबके लिए असहयोग आंदोलन की जो व्याख्या है वो अलग अलग रूप में साबित होती है। पहला है शहरों में आंदोलन। अब शहरों में आंदोलन कैसे हुआ? पिकेटिंग करके। पिकेटिंग मतलब होता है किसी मेन गेट पर, पिकेटिंग का मतलब है किसी मेन गेट पर रोक लगा देना। जैसे ये रूम है, ये एग्जिट पॉइंट है और यहाँ पर हमने रोक लगा दी, इस गेट को बंद कर दिया, तो इसको कहते हैं पिकेटिंग। ठीक है, पिकेटिंग करके उन्होंने इस जो आंदोलन है इसका प्रचार किया। चेन्नई की ये बात है। ठीक है, और क्या हुआ? शहरों में जो अमीर लोग थे वो अंग्रेजी कपड़ा, अंग्रेजी चीजों का विरोध करने लगे। अंग्रेजी जो गुड्स होते थे उनको खरीदने से इनकार करने लगे। फिर वहां पर ये असहयोग आंदोलन जो है
कामगार साबित हुआ। ठीक है, शहरों की बात करें तो वहां पर बहुत जल्दी और बहुत अच्छा परिणाम देखा गया इसका। उसके बाद ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अब ग्रामीण इलाकों में भी विद्रोह चल रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जगह जगह जाके सबको संदेश दे रहे थे कि हम असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले हैं। उसके बारे में लोगों को समझा रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है, स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें वो देशों शहरों में जाके बताने लगे। अब बात आती है अवध में। अवध में जो किसानों का नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? सन्यासी बाबा रामचंद्र, ये अवध में लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। ये एक गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर क्या होता है? ये गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है कि काम करने के लिए जबरन लोगों को दूसरे देशों में लेके जाया जाने लगा। जैसे कि फिजी के, ये गिरमिटिया मजदूर फिजी देश के थे। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा जब जबरन भर्ती होने लग जाती है मजदूरों की, उन्हें दूसरे देशों में ले जाके काम कराया जाता है, उन्हें कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। अब गिरमिटिया मजदूर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनसे एक एग्रीमेंट पर साइन कराया जाता है। किस पर? तो जो एग्रीमेंट पर वो साइन करते हैं ना, तो मजदूर है, पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो एग्रीमेंट को गिरमिटिया कहते हैं। ठीक है, इसीलिए गिरमिटिया मजदूर उनका ही नाम पड़ गया। तो अवध में कौन कर रहा था? सन्यासी बाबा रामचंद्र कर रहे थे। उसके बाद सन्यासी बाबा रामचंद्र अवध में कर रहे थे लोगों का नेतृत्व। किसान जो थे, जो अवध के किसान थे, उन्होंने क्या व्याख्या निकाली असहयोग आंदोलन की? कि जो असहयोग आंदोलन है इसमें ना नेता ने, जो महात्मा गांधी है, उन्होंने ये कहा है कि हम जो जमीन है जहाँ पर किसान काम करते हैं, जो किराए की जमीन होती है, वो किसानों की हो जाएगी। ठीक है, तो ये माना किसानों ने कि जो जमीन पर हम काम करते हैं वो किसानों को ही दे दी जाएगी, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो मजदूर किसान थे, उन्होंने जमींदारों की हवेलियों पर कब्जा किया। जो सरकारी अनाज खाद्यान्न भंडार थे उन पर हमला किया और कब्जा कर लिया। तो इन लोगों की मान्यता अलग थी असहयोग आंदोलन को लेके, है ना। उसके बाद आता है बागानों में स्वराज। अब एक और 1924 की बात है, जब 1924 में एक सीताराम, क्या नाम था इनका? अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम था? अल्लूरी सीताराम राजू। ये गांधी जी के समर्थक नहीं थे, पर गांधी जी के विरोधी भी नहीं थे। इनका मानना था कि हम आजादी बलपूर्वक ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आजादी को बलपूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। जो अल्लूरी सीताराम राजू थे, ये आंध्र प्रदेश में जो एक आंदोलन चल रहा था ना, कौन सा आंदोलन? मिलिटेंट गुरिल्ला या फिर उग्र गुरिल्ला, ये आंदोलन के नेतृत्व करता थे। क्या थे? नेतृत्व कर रहे थे ये आंदोलन का। ठीक है, इनका मानना था कि हम बलपूर्वक आजादी पा सकते हैं। ये अंग्रेजी चीजों का विरोध करते थे। ये अंग्रेजी शराब को बहुत बुरी नजर से देखते थे। अंग्रेजी शराब इनके लिए जहर जैसी थी। ठीक है, उसके बाद ये खादी कपड़े का विरोध करते थे। इनका मानना था कि जब हम अपने देश में फसलों को उगा रहे, कच्चा माल हमारे देश का है, तो जो मैन्युफैक्चर करके माल बन रहा है वो भी हमारे देश का ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आत्मनिर्भर भारत चाहते थे। तो 1924 में क्या हुआ? फांसी देकर इनकी मृत्यु हो
गई। इनको फांसी दी गई, क्यों दी गई? क्योंकि ये इसका मिलिटेंट गुरिल्ला का नेतृत्व कर रहे थे। फांसी देकर इनकी मृत्यु कब की गई? 1924 में हो गई। उसके बाद आता है बागानों में स्वराज। इतना समझ आ गया? रब कर दूं? अब आएगा बागानों में स्वराज। तो बागानों में स्वराज से क्या मतलब है कि असम के जो किसान थे, जो असम में किसान होते हैं ना, जो बागानों में काम करते थे, उनको क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता था कि वो लोग जंगल से बाहर नहीं जा सकते थे। वो जहाँ काम करते हैं वहीं पर उनको रहना पड़ता था मजबूरन। वो जंगलों में नहीं जा सकते थे, लकड़ियां नहीं ले सकते थे, फल फ्रूट नहीं ले सकते थे। मतलब जो भी जंगलों का रिसोर्स होता है, संसाधन होते हैं, वो किसान नहीं ले सकते थे। ठीक है, किसानों के लिए जाना मना था। उसके बाद जहां पर ये काम करते हैं, जहां पर ये काम करते हैं वहां से ये बाहर भी नहीं जा सकते थे किसी की इजाजत के बिना। जब इनको पता चला कि एक एक्ट आया गया है, एक एक्ट आया है, कौन सा है? एक्ट नहीं, सॉरी, असहयोग आंदोलन चलाया गया है महात्मा गांधी द्वारा। तो ये अपने घरों की ओर बढ़ने लगे। इन्होंने बागानों को छोड़ दिया, ये बागानों से निकलकर अपने घरों की तरफ चलने लगे, पर नहीं पहुंच पाए। ये अपने घर नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि हर जगह हड़ताल चल रही थी, रेल की स्ट्राइक चल रही थी, हड़ताल चल रही थी, रेल की स्ट्राइक चल रही थी, जिसके कारण ये लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए। इनको पकड़ा गया। लगभग 51 से 56 मजदूर थे, इनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद अंग्रेजी सरकार क्या करेगी? मारेगी। इनको कोड़ों से पीटा गया। ठीक है, वहीं पर जहां इनको पकड़ा गया, रेल स्टेशन के पास, वहीं पर इनको कोड़ों से मारा भी गया। ठीक है, समझ आ गया? 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था। कब आया था? 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अब पूछो ये इमिग्रेशन एक्ट क्या है? ये जो एक्ट है, ये यही है कि किसानों को बाहर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस एक्ट का मतलब है कि किसान जहाँ काम कर रहा है वही रहेगा। किसान अपनी मर्जी के बिना, अपनी जो मालिक है उसकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, ये 1859 में आया, तो 2 साल पहले क्या हुआ था? 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 57 में हुआ था, याद है? चलो, तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। बागानों में स्वराज हो गया। अब असहयोग आंदोलन अपने हर जगह अपनी अलग छाप छोड़ रहा था या नहीं छोड़ रहा था? छोड़ रहा था। तो 4 फरवरी 1922 4 फरवरी 1922 की बात है। चोरा चोरी एक जगह है, चोरा चोरी। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हिंसात्मक कार्यवाही की गई, हिंसात्मक कार्यवाही। अब महात्मा गांधी का तो ये कहना था ना कि अहिंसा का साथ देंगे, हम कभी भी हिंसा नहीं करेंगे। पर यहाँ पर तो असहयोग आंदोलन हिंसात्मक हो गया था, क्योंकि ये जो चोरा चोरी के लोग थे, उन्होंने क्या किया? एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। आग लगाने के बाद जब आग लगी तो मरेंगे तो लोग जरूर, है ना? तो पुलिस स्टेशन में जितने भी कर्मचारी थे सब मर गए। इसी के कारण जो असहयोग आंदोलन था उसको रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। किसको? असहयोग आंदोलन को। क्या बोल के? कि वो
चली गई तो हिंसा है? हाँ, हिंसा है तभी जान गई। तो चोरा चोरी हत्या, जो चोरा चोरी कांड हुआ, इसी कारण असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया, उसको स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, समझ आ गया इतना? 1922 तक आ गए हम। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी लिखो। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसमें 1928 का भी थोड़ा सा समझ लो। साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन आया था जिसके अंदर 7 लोग थे, और 7 लोग कौन थे? अंग्रेज थे। इसी के कारण इसका विरोध किया गया था। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। कहा? लाहौर में हुआ था अधिवेशन, जिसके अंतर्गत लाला लाजपत राय, किसकी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि इनको लाठी से मारा गया था इनके सर पर। लाला लाजपत राय का दूसरा नाम भी है, इसको लोग क्या किस नाम से बुलाते हैं? पंजाब केसरी। याद रहेगा? ठीक है, 1928, 1929 मतलब 1929 तक हम लोग आ गए। अब सुनो, 1926 से 1930 तक जो हमारी फसल उत्पादन था, हमारी पैदावार थी, इसमें भारी कमी आ रही थी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी। अर्थव्यवस्था में भी भारी नुकसान देखा गया था। ठीक है, अब आते हैं 1929 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। यहाँ पर बात की गई थी पूर्ण स्वराज की। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अच्छा, जो 1929 का अधिवेशन हुआ जिसमें मांग की गई थी पूर्ण स्वराज की, उससे पहले 1909 में, कब? 1909 में महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था? ठीक है, महात्मा गांधी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1909 में की गई। अच्छा, 1909 में की गई, 1929 में की गई। 1930 की बात है या 1929 की बात है, जब दांडी मार्च शुरू हुआ? 19? अच्छा, लॉर्ड इरविन, ये उस वक्त का भारत का गवर्नर था या वायसराय था? भारत का वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड इरविन। जब साइमन कमीशन आया था 1928 में, तो विरोध किया गया था, गो बैक साइमन, तब भी ये था। तो लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा था जिसमें 11 मांगे थी उनकी। कितनी? 11 मांगे थी। और जवाब कब तक मांगा था? जिस 11 मांगों में से एक मांग नमक की भी थी कि नमक पर जो टैक्स है वो हटा दिया जाए। ठीक है, 11 मांगों में से एक मांग थी नमक पर जो टैक्स है वो हटा दिया जाए। उसके बाद 11 मार्च तक का उनको समय दिया गया था कि 11 मार्च तक अगर लॉर्ड इरविन का रिप्लाई या फिर उत्तर नहीं आया तो वो लोग दांडी पर यात्रा शुरू कर देंगे। कहाँ पर? दांडी पर शुरू कर देंगे यात्रा। तो 11 मार्च बीत गई पर कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, उससे पहले जनवरी 1930 में कहा गया कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इंडिपेंडेंस डे, पर ये बात सिर्फ कहने के लिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि लोग सहमत ही नहीं थे
इस बात से। उसके बाद महात्मा गांधी ने 11 मार्च 1929 में 11 मार्च नहीं 11 मार्च तक का समय दिया था। महात्मा गांधी ने 1930 में जो लॉर्ड इरविन था इसको लेटर लिखा और 11 मांगे की, जिसमें से एक नमक थी, और बात की कि अगर 11 मार्च तक अगर तुम्हारा उत्तर नहीं आया तो हम दांडी पर यात्रा शुरू कर देंगे। तो लॉर्ड इरविन का कोई जवाब तो आया नहीं। उसके बाद 12 मार्च से ये यात्रा शुरू कर दी गई, ठीक है। लगभग साबरमती से दांडी तक की यात्रा थी, है ना। ये यात्रा लगभग 240 मील की थी। रोज 10 मील चलते थे। इनका डेली का 10 मील चलने का, ये लोग 10 मील चलते थे, तो 24 दिन में ये यात्रा पूरी हो गई थी, है ना। और 6 अप्रैल तक वो लोग दांडी पहुंच गए थे। गांधी जी ने ये यात्रा 78 लोगों के साथ शुरू की थी। कितने? 78 लोगों के साथ। पर यात्रा के दौरान हजारों लोग गांधी से जुड़ गए थे, ठीक है। तो 6 अप्रैल को गांधी दांडी पहुंचे और दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने नमक कानून तोड़ने का इशारा किया कि हम जो है वो नमक कानून तोड़ रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया। इसके बाद सेकंड राउंड टेबल होगा, जिसमें महात्मा गांधी जो है वो जाएंगे इंग्लैंड। दांडी मार्च के बाद नमक जो टैक्स था, नमक कानून जो था वो टूटने के बाद महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन की एक मीटिंग हुई। लॉर्ड इरविन की मीटिंग हुई, जिसके दौरान जिसके बाद क्या किया गया, जो लॉर्ड इरविन था उन्होंने महात्मा गांधी को सेकंड राउंड टेबल के लिए लंदन भेज दिया। कहां पर? लंदन भेज दिया, ठीक है। उसके बाद जब महात्मा गांधी वापस भारत आए, वो वापस इंडिया आए, तो उन्होंने देखा कि जवाहरलाल नेहरू और जो अब्दुल गफार खान है उनको जेल में डाल दिया गया है, ठीक है। कि जब महात्मा गांधी वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो अब्दुल गफार खान है और जवाहरलाल नेहरू है वो जेल में चले गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। उसके बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? ये बात है 1931 की, ठीक है। 1931 की ये बात है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन के कई रूप है, वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी कई रूप है। इन लोगों ने, जो आम जनता थी, उन लोगों ने भी इस आंदोलन को अपने कई नजरियों से देखा और वैसे ही इस आंदोलन का प्रचार और प्रसारण किया। चलो यहाँ तक का समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो पूछो आप लोगों से कुछ। चलो बताओ अंशिका कि जो सितंबर में अधिवेशन हुआ था 1920 में, वो कहाँ हुआ था असहयोग आंदोलन के लिए? नहीं पता? देखा, इसीलिए बोलती हूँ ध्यान से सुना करो, यहाँ पर एक्टिव रहा करो। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं एक्टिव रहिए और कॉपी पेन लेके लिखते रहिए हर चीज को, ठीक है। आप बताओ शौर्य, सितंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कहाँ पर? कोलकाता। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और दूसरा अधिवेशन जो नवंबर में हुआ था वो नागपुर में हुआ था।
कोई भी एक्टिव नहीं है, इसका मतलब सारे एक्टिव होके इधर देखो। तो सेकंड राउंड टेबल के बाद खान अब्दुल गफार खान जेल गए थे और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया 1931 में। इतना समझ आ गया? आगे चले, एक्टिव हो या नहीं हो? तो अब आते हैं 1932 में, ये आपका लास्ट टॉपिक है। 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पता है कौन है? कौन है? कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइनर। अच्छा, हमारा संविधान बनाने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। कोई हमारा संविधान बनाने वाले, लिखने वाले तो प्रेम बिहारी थे, जिन्होंने संविधान लिखा था, हैंड से राइट किया था। कोई कीबोर्ड लेके टाइप नहीं हुआ है हमारा संविधान, ठीक है, हाथ से लिखा गया है। और जो संविधान के पेज है, इन पर ऐसे ऐसे डिजाइन है, वो किसने किया है? किसने किया है? नंदलाल ने। किसने? नंदलाल। तो ये सारी बातें छोड़ो, अभी वापस आ जाओ। भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, पर अभी तो संविधान की कोई बात ही नहीं हो रही। 1932 चल रहा है, संविधान कब स्टार्ट हुआ था बनना? 1946 में, है ना। तो अभी तो कोई दूर दूर तक बात नहीं हो रही। तो 1932 में क्या हुआ था? भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने दलित वर्ग के लिए एक अलग से देश मांग लिया। क्या मांग लिया? जैसे आजादी के बाद जो हैदराबाद है, उन्होंने कहा था कि हमें नहीं रहना भारत में, हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। भारत के बीच में एक कोई राज्य है, वो कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान में शामिल होना है। क्या होगा भारत का हाल फिर, है ना। तो वैसे ही इन्होंने बोल दिया कि भीमराव अंबेडकर ने कि दलित वर्ग के लिए ना हमें अलग देश चाहिए। आप जो कांग्रेस पार्टी के नेता को, किसको? महात्मा गांधी को सीधी मांग कर दी कि हमें एक तो देश चाहिए, क्योंकि आप हमारे अधिकारों का हनन करते जा रहे हो और हमें कोई भी लाभ नहीं दे रहे हो, है ना। उसके बाद 1932 में एक समझौता हुआ जिसका नाम था पूना पैक्ट, है ना। क्या था समझौता? साक्षी, क्या था समझौता? पूना पैक्ट। ये हुआ था 1932 में, जिसमें किसके हस्ताक्षर हुए थे? हस्ताक्षर कौन कौन करने वाले थे? पहले तो यही थे, है ना, कि जो तो अलग देश की मांग कर रहे थे, इनको समझाया महात्मा गांधी ने कि ऐसा नहीं करते, है ना, कि हम सब एक ही कम्युनिटी के हैं, हम एक ही देशवासी हैं, तो हम ऐसे कैसे दूसरे देश की मांग कर सकते हैं, ना, अलग देश की मांग। तो इनको समझाया और ये समझ गए। इन्होंने पूना पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दे दी। पर महात्मा गांधी जो थे उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, ये अनअवेलेबल थे। क्या थे? हो सकता है जेल में हो, कोई पता नहीं है। तो हस्ताक्षर महात्मा गांधी के नाम पर किसने किए थे? इधर देख लो, MM, मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय, MM, ठीक है। इन्होंने पूना पैक्ट समझौते पर महात्मा गांधी के नाम पर हस्ताक्षर किए थे। और जब महात्मा गांधी के नाम पर हस्ताक्षर किए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि महात्मा गांधी के बहुत अच्छे दोस्त या फिर सहयोगी रहे होंगे, है ना, तभी तो साइन करने के लिए भेज दिया इन्हें। ठीक है, समझ आ गया? पक्का? तो अब है सामूहिक अपनेपन का भाव, जो कि पूरे देश में बढ़ाना बहुत जरूरी था, तभी हम आजादी पा सकते हैं। कोई एक अकेला व्यक्ति कभी भी आजादी नहीं पा सकता। पा सकता है? पा सकती हो अंशिका? नहीं पा सकती ना। तो इसीलिए पूरे देश में अपनेपन का जो भाव है वो पैदा करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया था? महात्मा गांधी ने।
जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने और बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऐसे ऐसे लोगों ने काम किए ताकि जो देश में कोई अंतिम नागरिक है उसको भी बेगानेपन का भास ना हो, ठीक है, उसको भी देश में अपनेपन का महसूस हो। इसीलिए ये सारे कार्य किए गए और देश को आजादी के रास्ते पर चलाया गया, ठीक है। समझ आ गया? चैप्टर समझ आ गया अच्छे से? क्या क्या कैसे कैसे क्या चीजें हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ, उसमें क्या क्या चीजों में हमने काम किया, पिकेटिंग क्या होता है, गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं, सब अच्छे से समझ आ गया? तो अगली क्लास में टेस्ट ले लूं, ठीक है। तो आप सब जो पढ़ रहे हो, जो आप क्लास ले रहे हो ऑफलाइन, थोड़ा आपने जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो आप पढ़ते हैं उनको भी बताइए कि एसएसटी ऐसे पढ़ी जाती है और ऐसे समझी जाती है, ठीक है। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं जो भी बच्चे हैं, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ किसी एक क्लास के लिए नहीं है कि ये सिर्फ 10वीं क्लास के लिए है, 9th के लिए नहीं। आप अगर एक स्टूडेंट है, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक हर कहीं आता है, कॉमन टॉपिक है, सब में आता है। 6th क्लास से अगर बात किया, 6th क्लास से लेकर जब तक आप जिंदा हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो हर कहीं ये टॉपिक मिलेगा, क्योंकि आपके देश की बात हो रही है कि आपका देश कैसे आजाद हुआ। मैं आपसे ये कहूंगा, इस लड़की ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है आपको समझाने की, आपको बताने की, और ये ऑलरेडी मेहनत कर रही है आपके लिए। इनकी मेहनत को एटलीस्ट थोड़ा सपोर्ट जरूर करो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को, हमारे इस छोटे से चैनल को पहुंचाओ, शेयर करो। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं और जो आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो ये कंटेंट, ये वीडियो, ये क्लास काफी बच्चों तक पहुंच सकती है। और जो आप ये सीखने का अनुभव कर रहे हो और बच्चों को भी मिल सकता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी कंटिन्यू करेंगे मैडम, सुन लीजिए इनको भाषा। तो ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया? जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों की को भी समझ आ गया हो, मैं ऐसी आशा करती हूँ, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।